चलो, तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमने सीख लिया था। ठीक है, आज हम सारे उसके क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन है कॉस्ट शीट के, तो वो सब बनाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 तो आपका वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो वो नहीं है, अभी नहीं कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे फटाफट। एम एन क्यू एल एल पी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लॉ में पढ़े होंगे। सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2022। मैंने आपको एक कल चीज़ बताई थी, कॉस्ट शीट हम कितने भी पीरियड का बना सकते हैं, 1 महीना, 1 हफ्ता, 6 महीना, 1 साल। तो ये 1 साल का है, क्योंकि बोल दिया ना 31 मार्च 2022। ठीक है, तो ये आपके पूरे साल का डेटा हो गया है ना, फाइनेंशियल ईयर। बेस्ड ऑन द गिवन डेटा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को ही कहते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलो सारे खर्चे आप लाइन से दिखाते जाते हैं, फॉर्मेट बना लेंगे। यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट शीट, और वो भी लिख दूंगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, बोला था 2022। ठीक है, फॉर्मेट बना लूँगा तो बस ऐसे ही बनेगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक, तो चलो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम सीक्वेंस लिखेंगे, खर्चों के नाम लिखेंगे, और यहाँ पे उसका अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम याद है कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और माइनस स्क्रैप ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब जो जो इसमें दिया होगा हम वही पुट करेंगे सीधा। तो देखो मैं ही सीधा दिखा देता हूँ आपको क्या क्या पता है। इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ओपनिंग स्टॉक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक आपको फिनिश गुड्स का दिया हुआ है, WIP का दिया हुआ है, हमको तो मटेरियल का चाहिए, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो मटेरियल इन्वेंट्री दिख रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3000। ठीक है, 3000 आपका हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 3000 है। फिर आप इसमें प्लस करोगे परचेस ऑफ मटेरियल, जो कि ये है 1,10,000। ठीक है, परचेस ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर दिया हुआ है 1,10,000, तो उसको मैंने दिखा दिया। ठीक है, फिर कोई ऐसा खर्चा जो परचेस करते टाइम लगे, कैरेज इनवर्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बस तो आगे आते हैं, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वो यहाँ दिया हुआ है। देखो मटेरियल इन्वेंट्री ऐसे एट द एंड ऑफ द ईयर 4000, तो उसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, -4000। और स्क्रैप ऑफ मटेरियल नहीं दिया हुआ है, तो उसको भी छोड़ दो, बस 3 चीज़ दी हुई है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1,09,000। 3 प्लस किए, 4 माइनस किए, मतलब 1 माइनस, हाँ 1,09,000। ठीक है, ये लो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ गया। फिर क्या करोगे इसके आगे? अगला खर्चा क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस बोलो या डायरेक्ट लेबर बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट वेजेस लिख दिया। अब देखते हैं कहाँ पे है। तो ये देखो इसने डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है, एक ही मतलब है 65,000। इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे 65,000। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन में लगते हैं वो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा पता है? इनको ही बस ऐड कर दूंगा। ठीक है, कैलकुलेटर से ही करते हैं, बढ़िया। अच्छा, 1,09,000 प्लस 65,000, 1,74,000। ठीक है, ये आपका पहला पड़ाव हो गया। याद करो, पहला पड़ाव, पहला स्टेज क्या नाम था उसका? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गई आपके पास। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। हाँ, प्राइम कॉस्ट के आगे क्या हम ऐड करने वाले हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो वो देखो दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा, अमाउंट नहीं दिया है, जानकारी दे दिया है
बोला है 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है यानी जो डायरेक्ट वेजेस है कितना है 65,000 है, ठीक है। तो उसका 60% इंटू 60% 39,000 हम यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड को दिखा देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ कैलकुलेशन भी दिखा दो 60% ऑफ 65,000 डायरेक्ट वेजेस का 60%। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप डायरेक्ट वेजेस का 60% निकालो, क्वेश्चन में बोला है तो हमने कर दिया है, ठीक है। और याद करो फैक्ट्री ओवरहेड के साथ साथ क्या करते हैं, WIP का एडजस्टमेंट भी साथ में होता है। तो ओपनिंग WIP प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग WIP माइनस हो जाएगा। 4 और 6,000 दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐड, फुल फॉर्म में लिखना आप लोग, ठीक है। सॉरी, ओपी थोड़ी चलेगा, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना था 4,000, तो यहाँ पे मैंने 4,000 लिख दिया और उसके आगे लेस लिख दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक फुल फॉर्म में लिखना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 6,000 है, तो वो 6,000 क्या रहेगा माइनस में रहेगा, तो ब्रैकेट में शो कर देता हूँ। तो इससे आपका सेकेंड स्टेज आ जाएगा, है ना। 1,74,000 में 1,74,000 प्राइम कॉस्ट है, उसी में क्या करूँगा 174 में प्लस 39,000 प्लस 4,000 और माइनस 6,000, तो ये आ गया आपका 2,11,000, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेज आ गया। इसका नाम क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। आपने फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा तो आंसर क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, ठीक है। इसके आगे हम क्या करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ते हैं। तो देखें अगर दिया है तो हाँ ठीक है दिया है, यहाँ पे लिखा है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल्स। तो सवाल आता है कि सेल्स कितना है, ये हो गया जो टिक हो गया वो हो गया है। तो सेल्स आपको ये दिया हुआ है 2,75,000 है ना, उसी का 5% आप निकाल के लिख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखो, पूरा नाम एक्चुअल में वही है वैसे देखा जाए तो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। बट अब क्वेश्चन में जो लिखा है आप भी वही लिखो, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिख देता हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है अमाउंट, हिंट बोला है 5% ऑफ सेल्स, और सेल्स कितना है ऊपर ही दिया हुआ था 2,75,000, तो मैं निकाल लेता हूँ 2,75,000 इंटू 5% 13,750, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ 2,11,000 प्लस 13,750, तो आता है 2,24,750। ये आपका थर्ड स्टेज आ जाएगा जिसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसे हो गया। अगला फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट होता है ना। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आपको सीक्वेंस पूरा याद हो चुका है, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे क्या होता है, फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट होता है। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस होगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस होगा। 7 और 8,000 दिया हुआ है तो वो कर देते हैं सी में, ऐड और लेस। तो आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पूरा फुल फॉर्म लिखना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स फुल फॉर्म लिखना। 7 और 8, 7,000 8,000, ओपनिंग स्टॉक इज 7,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 8,000, जो कि माइनस होगा तो ब्रैकेट में दिखा दूंगा, प्लस माइनस करूँगा 2,24,000 में ही प्लस 7 और माइनस 8, तो हो जाएगा 2,23,750, ठीक है। इसमें भी ले आता हूँ कैलकुलेटर में, ठीक। ये आपका फोर्थ स्टेज आ जाता है जिसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हाईलाइट कर दिया। हाँ, इसके आगे क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये देखो, सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है अगेन 10% ऑफ सेल्स, मतलब डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है, अलग से जानकारी बोल दिया है। इसमें आप सेलिंग एक्सपेंस जब जोड़ोगे, सेलिंग एक्सपेंसेस जब भी जोड़ोगे तो 10% ऑफ सेल्स, और सेल्स है 2,75,000 यानी 27,500 हो गया 10%। चलो इसको भी ऐड कर देते हैं 27,500, तो आपका आ गया
2,51,250। ये आपका पांचवा और लास्ट हेड जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, या टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो, ये फाइनल कॉस्ट है। इसके आगे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो सेल्स आ जाता है। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालें, अरे सेल्स दिया हुआ है ना, कब से तो उसी का खर्चा निकाले, 5%, 10% निकाले ना, सेल्स आपको मालूम है 2,75,000, तो आप सेल्स माइनस कॉस्ट कर दो। ये अच्छा सॉरी, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। हाँ, ये आपकी सेल्स है 2,75,000 और आप उसमें से क्या करो, कॉस्ट को माइनस कर दो, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट 23,750। प्रॉफिट कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर से आया, ब्रैकेट में लिख दो बी फिग। बैलेंसिंग फिगर वो चेकर समझ जाता है, हमको बैलेंसिंग फिगर लिखना है, बाकी तो नॉर्मल सी बात है ना, सेल्स माइनस कॉस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 23,750। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। कितना बढ़िया बन गया कॉस्ट शीट, ये देखो कितनी बढ़िया है, अच्छी लग रही है। ठीक है, 7 मार्क्स मिलेगा इसका, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है 7 मार्क्स का आएगा, है ना, 7 और 8 मार्क्स के 2 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, तो ये 7 मार्क्स के लिए आएगा, 8 के लिए तो नहीं आएगा। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, सबको समझ आ गया। ठीक है, एक बार देख लो फटाफट, अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन बनाने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो, पूरी मेहनत एक बार में, देखो बनाने में कितना टाइम लगता है और बिगाड़ने में कितना लगता है, पता है ना ये सब, किसी भी चीज़ को बनाने में कितना समय लगता है और बिगाड़ने में कितना लगता है। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 3 में आते हैं। ये पूरा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3 का है, ठीक है, आपकी बुक का पेज नंबर 39 है, तो पूरा है क्वेश्चन बड़ा सा। ठीक है, देखते जाओ क्या बोलता है। कॉस्ट शीट है, लिखा है एक्स लिमिटेड, जूम कर दूँ, ये लो, क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर 2021-22। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आ गया। उसके बाद आप प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर दोगे। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में ही होता है ना, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड है, तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग देखेंगे, अगर होता है तो ठीक है, ये तो फिर आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ोगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट भी आ जाएगा। मतलब 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें तो कॉस्ट शीट में मेहनत ही नहीं करनी है आपको, ठीक है, मेहनत करनी है आगे। ये देखो नेक्स्ट ईयर, फॉर द ईयर 2022-23, ये अगले साल की बात कर रहा है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%। मतलब पिछले साल आपने जितने भी क्वांटिटी बनाई थी और बेची थी, वो क्वांटिटी, वो आउटपुट इस साल, अगले साल 20% से बढ़ जाएगा, है ना, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा 20% से, तो सेल्स भी बढ़ेगी, मतलब उतना दोनों 20-20% से ही बढ़ेगा। तो भाई सेल ऐसी थोड़ी बढ़ती है कि मैंने बस बोला और बढ़ गई, ऐसे तो फिर हर बंदा अंबानी होता है ना, कि बस बोले और सेल्स बढ़ गई। ये तो सेल आपका 20% बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, बाय इनकरिंग एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 45-100। एडिशन, भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर आपको अपनी सेल का अमाउंट बढ़ाना था 20% से, आपने बढ़ा दिया है, बट कैसे, by incurring an additional advertisement expenditure of 45-100। एक्स्ट्रा खर्चा किया मैंने, एडवर्टीजमेंट बोर्ड वगैरह लगवाया, प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, तब जाके मेरा सेल 20% से बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा देंगे। फिर बोलता है मटेरियल प्राइस विल गो अप बाय 10%, मतलब मटेरियल का जो खर्चा है ना वो 10% से बढ़ गया। सिमिलरली वेज रेट का जो खर्चा है वो 5% से बढ़ गया, अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाय 12%। ये मैं बताऊंगा जब सॉल्व करते टाइम आएंगे ना, एफिशिएंसी मतलब माइंड में ले आओ अभी से क्या होता है, बाकी फिर मैं क्वेश्चन के टाइम बताता हूँ। फोर्थ बोला है वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%। जो वेरिएबल है, फिक्स्ड और, ये देखो फिक्स्ड और वेरिएबल आपको पता है, फिक्स्ड खर्चा वो होता है जो आप प्रोडक्शन कितना भी ऊपर नीचे कर लो वो उतना ही लगेगा, फिक्स खर्चा उतना ही रहता है। हाँ, इन्फ्लेशन है तो अलग बात है कि वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे वही बोला है ना, लिखा है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय
33.33%। ठीक है, वो मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। विल इंक्रीज बाय 33, वाह माँ 33 रुपये से बढ़ जाएगा? नहीं, 33.33% से बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, फिक्स्ड ओवरहेड यानी फिक्स कॉस्ट वो होती है, भले आप प्रोडक्शन कम करो या ज़्यादा करो, वो उतने का उतना ही लगेगा। इन्फ्लेशन होगी तो सिर्फ बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ेगा 33.3%। क्वेश्चन में बोलेगा तो ही बढ़ाएंगे, नहीं तो फिक्स्ड रखेंगे। ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है कि अगर आपने प्रोडक्शन का बढ़ाया तो वो खर्चा भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड तो देखो प्रोडक्शन की वजह से तो बढ़ेगा, प्लस 5% और बढ़ गए। चलो, क्या बोलता है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब आपको वो लास्ट वाला हेड निकालना है, पांचवा हेड होता है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 2021-22 एंड 22-23, मतलब आपको दोनों साल का कॉस्ट शीट बनाना है, दोनों साल का। ठीक है, चलो, तो हम पहले क्या करते हैं, अलग अलग बनाएंगे। देखो साथ में भी बना सकते हो, साथ में भी बना सकते हो। फॉर्मेट कैसा बनेगा, पर्टिकुलर्स बनाओगे, फिर एक कॉलम आप लिखना 2021-22 और दूसरा कॉलम 2022-23, ऐसे भी बना सकते हो। आप लोग ऐसे ही बनाना, ठीक है, टाइम बचेगा। बट अभी क्या है, हौच पौच ना हो, तो समझ आ जाए तो मैं अलग अलग बनाऊंगा। ठीक है, मैं अलग बताऊंगा, आप लोग साथ में बनाना, एग्जाम में टाइम बचाना। एक ही बार फॉर्मेट बनाना, एक कॉलम 21-22 का, दूसरा कॉलम 22-23 का। ठीक है, मैं अभी अलग अलग बना देता हूँ। तो चलो, मैं यहाँ लिखूँगा कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। तो पहला साल कौन सा है, 21-22 है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला खर्चा डायरेक्ट, एक काम करता हूँ मैं, पहले फटाफट फॉर्मूला लिखते जाता, फॉर्मूला बोलता हूँ, फॉर्मेट पूरा बना देता हूँ, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ उसके हिसाब से। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, तो बस इनको ऐड करने से जो आंसर आएगा वो मेरा पहला हेड कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट। है ना, पूरा पूरा फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर फटाफट अमाउंट पुट करते जाऊँगा। इसके आगे मैं फैक्ट्री, अच्छा क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड बोला है तो मैं भी वही लिख देता हूँ। ठीक है, बात एक ही है, फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन होता है ना, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, फिर इसमें WIP प्लस माइनस होता है तो वो नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो सेकेंड स्टेज आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। जो नहीं दिया हुआ है उसको मत लिखो, लिख के क्या होगा, है ना। इसके आगे आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किस नाम से दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम से दिया है, तो मैं लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, तो मेरा तीसरा स्टेज आ जाएगा जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, एड लेस होता है ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो वो तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसमें ऐड होता है ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस होता है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो चौथा हेड आता है ना। ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो दिया नहीं है, तो आप बिना, मतलब एक लाइन छोड़ दो, बिना कुछ सॉल्व किए फोर्थ लिख दो। चौथा स्टेज क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अमाउंट वही लिख दूंगा मैं वापस से, सेम लाइन खींच के अमाउंट सेम एज इट इज़ लिख दूंगा, आपको शो तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसके आगे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ोगे, तो पांचवा हेड आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम जोड़ देंगे, तो आपका पांचवा और लास्ट हेड आ जाएगा जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, ऐसे लाइन खींच देता हूँ और इसमें डबल लाइन क्योंकि क्लोज हो गया। चलो फटाफट अमाउंट पुट करते हैं हम। मटेरियल है 320, वेजेस है 8 लाख। मटेरियल है 320, मटेरियल वेजेस है 8 लाख। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, 11,20,000 आपका प्राइम कॉस्ट।
इसमें मैं प्रोडक्शन ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ूंगा, तो 4,80,000 है। देखो अलग से बता रहा है 25%, मतलब ये जो 4,80,000 है ना, इस 4,80,000 का 25% खर्चा वेरिएबल है। इसका मतलब बाकी का बचा हुआ 75% फिक्स्ड है ना। अभी काम का नहीं है, अभी मैं एज इट इज़ दिखा देता हूँ। देखो खर्चा तो पूरा है ना, उसमें कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है अभी मायने नहीं रखता, वो अगले साल काम आएगा जब खर्चा चेंज होगा। अभी तो आपका क्या है 4,80,000 है ना, तो चुपचाप यहाँ पे 4,80,000 दिखा देते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड इज 4,80,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 लाख, ऐड कर दिया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है 1,60,000, तो वो ऐड कर देता हूँ। ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो 17,60,000। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 17,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स शो करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, गलती भी नहीं होगा। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है 2,40,000, तो वो लिख देता हूँ मैं 2,40,000। अच्छा, सेल भी दिया ही है तो चलो प्रॉफिट भी बता देंगे, इसको हटाते हैं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 20 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 5 20 लाख हो गया। अब हाँ, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और सेल्स हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो सेल्स कितना है 125 पर यूनिट, मतलब एक पीस को आप 125 में सेल करते हो, दैट इज एमआरपी। वो गुड्स का एमआरपी है कि अगर आप उसको बेचोगे तो 125 में बेचोगे, और टोटल सेल आपका 25 लाख है। तो अगर इससे पता है क्या निकल जाएगा, यूनिट्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मतलब हमने जितना प्रोड्यूस किया उतना पूरा सेल कर दिया, ना ही ओपनिंग स्टॉक था ना ही क्लोजिंग स्टॉक था। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आ जाएगा कैसे, जो मैं टोटल सेल है ना 25 लाख की टोटल सेल आपको दिया हुआ है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा सेल पर यूनिट से 125 से, तो मेरा यूनिट्स आ जाएगा है ना 25 लाख डिवाइडेड बाई 125, यानी 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स मैंने इस साल बना के बेचे हैं, ठीक है। काम का है ये, भले आपको सेल दिया हुआ है 25 लाख, आप सीधा यहाँ पे पुट कर सकते हो सेल 25 लाख, और दोनों के बीच का ये लो सेल 25 लाख, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर है 5 लाख है, वो क्या है आपका प्रॉफिट, ठीक है। और जो यूनिट्स मैंने निकाले ना, वो पता है अगले साल काम आएंगे, अभी काम नहीं आया, वो अगले साल, क्योंकि याद करो क्वांटिटी बढ़ रही है, लिखा है ना आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%। तो भाई पता तो होना चाहिए क्वांटिटी है कितनी, तो भैया अभी क्वांटिटी आपकी 20,000 है, अब वो 20% से बढ़ जाएगी, यानी 24,000 हो जाएगी, ठीक है। तो वो तो चलो अगले साल होगा, ये साल की कॉस्ट शीट हमारी बन गई, ठीक है। ये 2021-22 था, ये बन गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी में मिटा के अगला कर लेंगे। अगले साल का भी इसी में बना देते हैं। ठीक है, चलो देखते जाओ। कॉस्ट शीट है, फिर से बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, अब देखना ध्यान से कैसे होने वाला है। पहले तो आप क्वांटिटी बता देना वर्किंग नोट में, जब आओगे तो पहले आप क्वांटिटी, पहले ये वाला बना देना कि मैंने यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड निकाल लिया पिछले साल का, 25 लाख डिवाइडेड बाय 125, 20,000 यूनिट्स अपने बनाए थे पिछले साल, तो इस साल कितना बनाओगे, मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रोडक्शन इन 2022-23 इक्वल्स टू, कैसे होगा 20,000 यूनिट्स प्लस 20%, ठीक है। 20,000 यूनिट्स जो आप पिछले साल बनाए थे, तो वो 20% बढ़ गया, यानी अब हो गया 24,000 यूनिट्स, ठीक है, मतलब क्वांटिटी बढ़ी है। तो देखो ये क्यों देखने, खर्चा भी तो बढ़ेगा, अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, पिछले साल आपने 20,000 बनाया था और इस साल आप 24,000 बनाओगे, तो भाई मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा,
वेजेस भी ज़्यादा लगेगा, और जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड है, वो भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो जितना क्वांटिटी बढ़ा है खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा। देखो वेरिएबल ओवरहेड की खासियत यही होती है। वेरिएबल ओवरहेड, देखो मैं एक क्वेश्चन एक एग्जांपल लेता हूँ, वेरिएबल ओवरहेड का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका वेरिएबल ओवरहेड लगा है मान लो 500 रुपये 5 यूनिट्स को बनाने के लिए, ठीक है, जो 500 रुपये का खर्चा लगा है ना, वो 5 यूनिट्स को बनाने के लिए लगा है। तो अगर मैं 10 यूनिट्स बनाऊँ तो कितना खर्चा लगेगा? आप बताओगे सर 1000 लगेगा। सिंपल सी बात है। पहले तो कॉमन सेंस है कि अगर प्रोडक्शन डबल हो गया है तो खर्चा भी डबल हो जाएगा। बाकी यूनिटरी मेथड है 500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10, वो बचपन का खेल है, तो वो तो आप जानते हो। ठीक है, अगर मैंने मान लो अगर मैं बोलूँ 20 यूनिट्स बनाया है, ठीक है, तो खर्चा कितना होगा? 2000 हो जाएगा। 10 का डबल या 5 का 4 टाइम्स ऐसा भी बोल सकते हो। यहाँ से देखोगे तो 4 गुना बढ़ गया है, तो खर्चा भी 4 गुना बढ़ेगा। चलो अगला लूँ, अगर मैं 100 यूनिट्स ले लूँ, 100 यूनिट्स में कितना खर्चा लगेगा? 10,000 लगेगा, है ना? कहीं से भी देख लो। अगर मैं 5 से देखूँ, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, बातों को ध्यान से बस सुनो और कुछ मत करो। अगर मैं कंपेयर करूँ 5 यूनिट से, देखो 5 यूनिट से 100 यूनिट्स हो गया मान लो। पहले मैंने 5 बनाया था, अब 100 बनाया, कितना बढ़ गया? 20 गुना बढ़ गया, मतलब इंटू 20 हो गया। तो खर्चा भी इंटू 20 हो जाएगा, 500 इंटू 20 हो जाएगा 10,000। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 10 से देखूँ, अगर मैं बोलूँ कि पहले मैंने 10 यूनिट्स बनाया था और अब मैं 100 बनाया हूँ, मतलब प्रोडक्शन कितने से बढ़ गया? 10 गुना से। तो देखो खर्चा भी 10 गुना से बढ़ गया है ना? सिमिलरली अगर मैं 20 यूनिट से देखूँगा, अगर मैंने पहले 20 बनाए थे और अब 100 बनाया, प्रोडक्शन कितना बढ़ा? 5 गुना, 5 टाइम्स, तो खर्चा भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। 2000 इंटू 5 10,000। तो ये खासियत होती है वेरिएबल ओवरहेड की, या जितने भी वेरिएबल खर्चे होते हैं, मटीरियल, लेबर, ठीक है, और अदर जितने भी वेरिएबल खर्चे, उनकी ये खासियत होती है कि जितना प्रोडक्शन बढ़ता है उतना ही गुना आपका खर्चा भी बढ़ता है। तो अगर प्रोडक्शन आपका 20% बढ़ा है, ध्यान से बातों को सुनना, आपका आउटपुट जो है, क्वांटिटी जो 20% से बढ़ी है, तो जो वेरिएबल खर्चे हैं ना, वो भी 20% से ही बढ़ेंगे। ये जो मैंने एग्जांपल बताया उससे ध्यान रखना, ठीक है? तो पता है, एक यूनिट्स तो चलो मैंने आपको बता दिया, इसका वैसे कोई काम नहीं है, सीधा मैं 20% ऐड कर दूंगा ना, और क्या। मुझे क्या करना कि पहले मैंने 20,000 बनाया था और अब मैं 24,000 बना रहा हूँ। क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बता दिया ना कि 20% ज़्यादा बना रहा हूँ। प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। सॉरी। जो आपका प्रोडक्शन है वो 20% से बढ़ गया है, तो जितने भी वेरिएबल खर्चे होंगे वो भी 20% से बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो जो बढ़ेगा मैं आपको चलो बताते जाता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल से ही शुरुआत होगी, वो बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो मटेरियल भी तो ज़्यादा लगेगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो देखो पता है मैं इसको, अब देखो अमाउंट कैसे निकालता हूँ। मैं पहले देखूंगा, पता है पिछले साल मटेरियल कितना लगा था, तो देखो पिछले साल, अच्छा मैंने मिटा दिया है, क्वेश्चन से देख लेते हैं। 3,20,000, ये देखो पिछले साल 21-22 में मटेरियल कितना लगा था? 3,20,000। तो मैं यहाँ पे आके एक बार 3,20,000 लिख देता हूँ। पिछले साल 3,20,000 लगा था, जितने भी यूनिट्स मैंने बनाए थे। तो इस बार क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्शन है वो 20% बढ़ गया, तो खर्चा भी तो 20% बढ़ जाएगा ना, +20%। कैलकुलेटर चलाना आप लोग बाकी जानते हो। 3,20,000 प्लस 20%। 20% क्यों बढ़ा है? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया है। प्लस 10%, क्यों? क्योंकि मटेरियल का दाम बढ़ गया है। ये देखो क्वेश्चन में बोला है। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि जो आपका आउटपुट है, यानी जो सामान आपने बनाया है, क्वांटिटी जो है वो 20% से बढ़ गई। तो अगर प्रोडक्शन 20% से बढ़ा है तो खर्चा भी 20% से बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा। ठीक है, वो तो आपने बढ़ा दिया, चलो +20% तो मैंने लिख दिया ना। सेकेंड पॉइंट और बोलता है कि मटेरियल प्राइस विल गो अप बाय 10%। मटेरियल का दाम भी बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ी, उससे तो खर्चा बढ़ेगा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन हो गया, मटेरियल का जो प्राइस है वो भी 10% से बढ़ गया। तो दो दो कारण से खर्चा बढ़ेगा, समझ आ गया? एक बार 20% बढ़ा आउटपुट की वजह से, क्वांटिटी बढ़ गई उसकी वजह से, और ये 10% बढ़ा इन्फ्लेशन की वजह से, क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, तो अब आपका फाइनल आंसर आएगा मटेरियल का। सॉरी, 3,20,000 प्लस 20% प्लस 10%, तो आपका आया
4,22,400। ठीक है, अब सिली डाउट आएंगे लोगों को, आते हैं। आप बोलोगे सर आपने पहले 20% प्लस किया फिर 10% प्लस किया, तो ये चलो थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। हाँ, तो मैं आपको सिखा रहा था कि जो जैसे मैंने खर्चा अभी दिखा दिया, मटेरियल का निकाल के बता दिया कि पिछले साल 3,20,000 लगा था, अब 20% बढ़ा क्वांटिटी की वजह से और 10% बढ़ा महंगाई की वजह से, क्वेश्चन में दे दिया था। अब सिली डाउट आएंगे बच्चों को कि सर अगर हम 3,20,000 में पहले 10% प्लस करें और बाद में उसका 20% प्लस करें तो क्या होगा? अगर सेम आएगा करके देख लेना, सेम आएगा भाई, परसेंट तो ऐड हो गया ना, आप पहले करो बाद में करो, प्लस दे ये लो। चलो एक लॉजिक बताऊं, देखो 10 + 3 + 2 कितना आएगा, आप लोग देख लो। दूसरा सवाल 10 + 2 + 3 कितना आएगा, आप लोग देख लो। मैंने सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया, आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा तो बता देना, ठीक है? तो यहाँ भी नहीं पड़ेगा। चलो आगे आते हैं। मटेरियल हो गया, सारे खर्चे आपको ऐसे ही निकालने हैं, पता है? जितने भी खर्चे होंगे वो ऐसे ही निकाले जाएंगे। अगला खर्चा होता है डायरेक्ट वेजेस, तो मैं निकालता हूँ डायरेक्ट वेजेस, लिखूँ यहाँ पे, एक सेकेंड ना। चलो डायरेक्ट वेजेस अगर मैं निकालूँ तो पहले मैं पिछले साल का लिखूँगा। पिछले साल कितना था वेजेस मेरा? 8 लाख। हाँ, यहाँ देखना बहुत अच्छे से, यहाँ पे ट्विस्ट है। 8 लाख मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है? 8 लाख का खर्चा था। अब 20% तो पहले ही बढ़ा दो क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा है ना, प्रोडक्शन बढ़ गया है तो वेजेस भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। 20% से आपको वेजेस का खर्चा बढ़ जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि वेज रेट विल गो अप बाय 5%, तो मतलब महंगाई, जो महंगाई की वजह से बढ़ा है वो 5% बढ़ा है, तो मैं दिखा देता हूँ +5%, ठीक है? अब आगे क्या बोलता है, along with increase in overall direct labor efficiency by 12%। एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है पता है? काम करने की स्पीड, काम करने की क्षमता, मतलब कितना एफिशिएंटली आपने काम किया, कितनी जल्दी काम को ख़त्म किया, टाइम। एफिशिएंसी का मतलब होता है टाइम, क्योंकि देखो लेबर जितना कम टाइम में काम करेगा उतना आपके लिए अच्छा। आपके लिए अच्छा कब होगा? लेबर जितना जल्दी काम करेगा, जितना कम टाइम लगाएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? कितना ज़्यादा, फिर आगे का ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा ना। 1 यूनिट को बनाने में कम समय लगेगा तो वो आगे का जल्दी जल्दी बनाएगा, ठीक है? देखो एफिशिएंसी ज़्यादा होने का मतलब टाइम कम लग रहा है। सबसे बड़ा तो ये बच्चों को यही नहीं पता है। एफिशिएंसी का बढ़ जाना, इसका मतलब टाइम कम लगना। समझ आ गए? यहाँ पे क्वेश्चन में वही बोला है, इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाय 12%। लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई है 12% से। इसका मतलब पहले लोग लेबर जितना समय लेते थे 12% कम समय लेंगे। समझ आ रहा है? अगर एफिशिएंसी 12% से बढ़ गई है मतलब टाइम 12% से उन्होंने कम लग किया है, मतलब स्पीड में से काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी बढ़ गई है मतलब स्पीड बढ़ गई है। तो अगर काम करने की स्पीड बढ़ गई है तो प्रोडक्शन का जो समय है, प्रोडक्शन टाइम, वो कम हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ा होगा मतलब टाइम कम हो जाएगा, है ना? टाइम 12% से कम हो गया। इससे पता है आपका जो वेजेस का खर्चा है, सीधा मैं बता दे रहा हूँ, वेजेस का जो खर्चा है वो भी तो कम हो जाएगा ना 12% से। आप उनको कम समय का पैसा दोगे मतलब प्रोडक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो लेबर का जो पेमेंट होता है वो तो आर्ली बेसिस में होता है। लेबर का जो पेमेंट होता है घंटे के हिसाब से होता है कि तुम इतने घंटे काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो लेबर ने फटाफट काम किया, टाइम कम लगा, तो पैसा भी तो कम दोगे ना। तो आप बोलोगे सर इसमें लेबर का तो घाटा हो गया, कि अगर उसने स्पीड दिखाई, भले उसमें स्पीड है, काम करने की स्पीड है, तो अगर वो स्पीड जल्दी काम करेगा, टाइम कम लगेगा तो उसको तो कम पैसा मिलेगा। तो ये तो लेबर के साथ नाइंसाफ़ी है, वो तो ज़्यादा काम करेगा, जानबूझ के स्लो काम करेगा। अरे तो आगे का प्रोडक्शन जल्दी चालू कर देगा ना, ये भी तो सोचो। अगर वो स्पीड से टाइम कम लगा के जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते तो अभी उसका वेजेस कम मिलेगा। आगे का काम जल्दी चालू कर देगा ना, वो ख़त्म कर देगा, उसका पैसा उसको मिल जाएगा, तो पैसा मिलेगा। ऐसा लेबर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। तो मेन जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वेजेस आपका 12% से कम हो जाएगा, ठीक है? तो क्या यहाँ पे मैं 12% माइनस कर दूँ? देखो वापस आओ डायरेक्ट वेजेस में, जैसे मैंने मटेरियल में किया था वैसे ही किया है। 8 लाख लिखा पुराना वाला, पिछले साल का खर्चा,
20% मैंने बढ़ाया क्योंकि आउटपुट बढ़ गया है, 5% मैंने बढ़ाया क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। थर्ड पॉइंट में बोला है कि वेज रेट विल गो अप बाय 5%, तो मैंने बढ़ा दिया। अब आगे और लिखा है ना कि एफिशिएंसी भी तो बढ़ गई है 12% से। अब एफिशिएंसी बढ़ गई है मतलब टाइम कम होगा, स्पीड बढ़ गई है, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो खर्चा भी कम लगेगा, वेजेस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं माइनस कर दूँ 12%? नहीं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ट्विस्ट है। बोला ना माइनस 12% नहीं करना है, कौन बोला कि डायरेक्ट इससे कम करना है? ध्यान से एक बात समझना कम कैसे होगा, ध्यान से देखना। देखो मैं ले लेता हूँ जो आपका 2 फाइनेंशियल ईयर है ना, 2021-22 और 2022-23, ये 2 साल है ना। तो यहाँ पे आपकी लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई है इस साल, तो मैं बोलता हूँ ना लेट द लेबर एफिशिएंसी बी 100। मान के चलते हैं कि पहले उसकी लेबर की एफिशिएंसी कितनी थी, 100 थी। ठीक है, 100% थी, बस 100 एक मेरे को अच्छा लगता है 100 अज्यूम करना, तो मैंने 100 ले लिया। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 100 दुनिया का बेस्ट नंबर है, आप वही लो, बाकी तो कोई भी ले सकते हो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, अब इस साल उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 112%, क्योंकि 12% से बढ़ गई है ना भाई। एफिशिएंसी अगर पहले 100 थी, ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी 100 थी, 12% से बढ़ गई, यानी कि हो गया +12%। अगर 100 में मैं 12% प्लस कर दूँ किसका, 100 का ही, तो कितना हो जाए, 112 हो जाएगा ना, 112 हो जाएगा ना। तो मतलब अभी की जो आपका खर्चा है वो 112 के बराबर हुआ, समझ आ रहा है? ठीक है, अभी का जो आपका खर्चा है इस साल, अभी तो आप 2022-23 में हो ना, तो यहाँ पे जो आपकी एफिशिएंसी है, यहाँ पे जो आप पैसे दे रहे हो वो 112 के बराबर दे रहे हो, तो इंटू 100 कितना वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मतलब ये जो आपको खर्चा दिखेगा सामने, चलो मैं निकालता हूँ, 8 लाख प्लस 20% आउटपुट बढ़ने की वजह से प्लस 5% महंगाई बढ़ने की वजह से, तो ये हो गया 10,08,000। इसका आंसर आया है 10,08,000। ठीक है, तो ये जो खर्चा है इस साल का है, ये कितने के बराबर है, 112। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 112 से। ठीक है, और इंटू उनकी एफिशिएंसी कितनी थी पहले, 100, तो मैंने वो निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 112। ठीक है, और इंटू 100, तभी तो खर्चा कम होगा ना। देखो 9 लाख हो गया, फाइनल आंसर आपका आ गया 9 लाख। क्योंकि देखो अब समझ आया, इसको मैं ऐसे बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, देखो वापस से बताता हूँ स्टार्टिंग से। पिछले साल खर्चा कितना लगा था, 8 लाख। तो मेरे साथ साथ चलो कैलकुलेटर में लिखो 8 लाख। ठीक है, जो कैलकुलेटर में नहीं लिखा वो गधा, कैलकुलेटर में लिखो 8 लाख। फिर उसमें प्लस करो 20%, क्योंकि आपका आउटपुट बढ़ गया है, क्वांटिटी बढ़ गई है, तो 20% आपको वेजेस भी ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर उसके आगे करो प्लस 5%, क्योंकि थर्ड पॉइंट में बोला था महंगाई बढ़ गई है, तो वेज रेट भी 5% बढ़ गया है। तो अब देखो अपने अपने कैलकुलेटर में देखो कितना अमाउंट है, 10,08,000 है। ठीक है, 10,08,000। तो अब एफिशिएंसी बढ़ गई है, आगे अभी वाला पॉइंट बचा है ना कि एफिशिएंसी बढ़ गई, तो मैंने आपको क्या समझाया अभी कि अगर एफिशिएंसी बढ़ गई है तो आपका वेजेस कम होगा। तो कम करने के लिए यही तो करना पड़ेगा ना कि इस साल की जो आपकी एफिशिएंसी है वो 112 के बराबर है, तो मैंने 112 से डिवाइड किया और इंटू कर दिया 100 से। ओरिजिनल एफिशिएंसी आपकी 100 जो मैंने अज्यूम की थी कि लेट द एफिशिएंसी बी 100, तो 100 थी, 112 से बढ़ गई, तो डिवाइड बाय 112 इंटू 100। अगर आप इसको करोगे डिवाइड बाय 112 इंटू 100, तो देखो कम हो गया, पहले कितना था, 10,08,000 था, अब वो 9 लाख हो गया। ठीक है, तो ऐसे होता है, 9 लाख आपका फाइनल खर्चा। ठीक है हो गया, समझ आया? आगे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो बस इसी को मैं ऐड कर देता हूँ, 422,400 प्लस 9 लाख, 13,22,400। ये मेरा पहला स्टेज आ गया, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गया। इसके आगे मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन ओवरहेड जोड़ूंगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। हाँ, इसके आगे मैं प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड करूँगा, प्रोडक्शन ओवरहेड। अब वैसे ही देखूंगा प्रोडक्शन ओवरहेड पहले कितना था, तो भैया 4,80,000 था। ठीक है, जिसका 25% वेरिएबल है,
इसका मतलब बाकी का बचा हुआ 75% फिक्स्ड है। अब आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। अब 4,80,000 को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 25% वेरिएबल, सॉरी 25% वेरिएबल और 75% फिक्स्ड, क्योंकि जो वेरिएबल वाला खर्चा है सिर्फ वही 20% से बढ़ेगा। जो आपका आउटपुट बढ़ा है ना 20% से, तो खर्चा बढ़ेगा। तो भैया पूरा देखो 4,80,000 जो है ना वो 20% से नहीं बढ़ा देना, वो गलत हो जाएगा। 4,80,000 में से पहले आपको उसके दो हिस्से करने पड़ेंगे। 4,80,000 में मैं दो हिस्से करूँगा। जो वेरिएबल वाला पोर्शन है उसमें करूँगा +20%, और जो फिक्स्ड वाला है उसमें कुछ नहीं करूँगा। जो क्वेश्चन में बोलेगा उसमें भी आएंगे, क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है। बट अगर मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, जो पहला पॉइंट है ना, अभी भी पहला पॉइंट में ही चल रहे हैं हम लोग, मतलब सेकेंड और थर्ड भी हो गया है, बट पहला पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखना है ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि आउटपुट बढ़ा है 20% से, तो सारे खर्चे भी बढ़ेंगे। सारे इन द सेंस जितने वेरिएबल वाले हैं वो बढ़ेगा। देखो मटेरियल वेरिएबल होता है तो उसमें +20% किए, वेजेस भी वेरिएबल होता है तो +25% किए। अब ये जो है ना प्रोडक्शन ओवरहेड 4,80,000, इसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड है। तो मैं सिर्फ वेरिएबल वाले में ही 20% जोड़ूंगा कि अगर क्वांटिटी बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ेगा, तो वो सिर्फ वेरिएबल खर्चा बढ़ेगा, फिक्स खर्चा नहीं बढ़ेगा, वो उतने का उतना ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं पहले ना इसको एकदम आसान तरीके से फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ कि इसका खर्चा निकलेगा कैसे। ध्यान से देखना, फ्लो चार्ट के ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ। 4,80,000 का खर्चा है, ठीक है, इसके दो हिस्से करो। दो क्यों, क्वेश्चन में जैसे बोला है ना, ब्रैकेट में बता दिया है। 25% क्या है, वेरिएबल है, तो इसका वेरिएबल पोर्शन और फिक्स्ड पोर्शन एक बार अलग अलग करते हैं। तो 4,80,000 इंटू 25%, वेरिएबल कितना है 25% है, तो वो हुआ 1,20,000। ठीक है, तो फिक्स्ड वाला कितना होगा, ऑब्वियसली 75% बचा हुआ, तो हटा के कितना बचा, 75% जो है वो 3,60,000 है। ठीक है, अब आते हैं, देखो वापस पहले पॉइंट में बोले ना, आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%। तो अगर क्वांटिटी बढ़ गई है 20% से, तो सिर्फ कौन सा बढ़ेगा, वेरिएबल खर्चा बढ़ेगा 20% से। तो मैं सिर्फ इसमें करूँगा +20, अच्छा 20 है ना, 25 का था, सिर्फ इसमें बढ़ेगा 20% प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो आपने देख लिया। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी देखो। फर्स्ट पॉइंट से तो हो गया, फर्स्ट पॉइंट देखो क्वांटिटी बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ा है। अब आप फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी तो देखो। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो बढ़ा है ना 20%, 5% और बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा बेटा, जो 20% बढ़ा वो तो क्वांटिटी की वजह से बढ़ा, आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, वो आपके हाथ में था, तो खर्चा भी तो बढ़ेगा, है ना। और ये जो 5% बढ़ा है वो इन्फ्लेशन की वजह से है। वेरिएबल ओवरहेड भाई साल एक साल आगे आ गए ना, खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। जैसे मटेरियल और वेजेस में किए थे वैसे ही है ना। तो वेरिएबल ओवरहेड अब मैं नया वाला निकाल लेता हूँ, 1,20,000 +20% और +5%, तो आ गया ये 1,51,200। ठीक है, पर फिक्स्ड में ऐसा नहीं करूँगा, फिक्स्ड में अलग बोला है। फिक्स्ड के लिए आप पांचवा पॉइंट देखो, फिक्स के लिए क्या बोला है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 33.33%, मतलब 1/3। सुनो 1/3, देखो किसी भी चीज़ का अगर आपको 33.333, ये ख़त्म नहीं होते पता है ना, 333% आपको निकालना है, इसका मतलब होता है 1/3, मतलब 1/3 से वो बढ़ जाएगा। तो 3,60,000 का 1/3 होता है 1,20,000, उतने से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं 3,60,000, जो भी आप करो, अगर आप परसेंटेज करना चाहते हो तो पूरा 3 लेना पड़ेगा, +33.3333333, पूरा लास्ट तक लेना, 33.33 ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, 33.3333 लास्ट तक लेना है ऑफ परसेंट। तो देखो राउंड ऑफ करने के लिए, हाँ वो +1 कर दो, वो तो आप जानते हो। 4,80,000 आपका फाइनल आंसर। इसमें आपने क्या किया, प्लस किया 33.3333%, तो फाइनल आंसर आया 4,80,000। बस इन दोनों को प्लस कर दो, ये आपका फाइनल प्रोडक्शन ओवरहेड बन जाएगा। ठीक है, मतलब 4,80,000 प्लस 151,200, ये आपका फाइनल खर्चा 631,200। अब इसको यहाँ कैसे शो करें, तो ध्यान से देखना। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक एरो बना देता हूँ वेरिएबल का और दूसरा एरो बना देता हूँ फिक्स्ड का। ठीक है, तो वेरिएबल कैसे आएगा भाई, 4,80,000 का खर्चा था,
उसका 25%, ये अभी आपने वेरिएबल खर्चा निकाला है। अब इसमें आप प्लस करोगे 20% क्योंकि आउटपुट बड़ा है, और फिर प्लस करोगे 5% क्योंकि क्वेश्चन में बोला है महंगाई की वजह से, 4th पॉइंट में बोला है कि 5% से खर्चा बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, देखो 4,80,000 टोटल खर्चा था इंटू 25%, तो 1,20,000 का वेरिएबल ओवरहेड है। अब इसमें आप प्लस करोगे 20% आउटपुट बढ़ने की वजह से, और प्लस करोगे 5% इन्फ्लेशन की वजह से, तो ये आ गया 1,51,200। ठीक है, दिस इज 200। चलो फिर आपने फिक्स्ड कैसे किया, 4,80,000 जो टोटल खर्चा था पिछले साल, ठीक है, उसका आपने 75% निकाला। अब इसमें मैं प्लस 20% नहीं करूँगा, देखो 4,80,000 है, उसका 75% होता है 3,60,000। ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड था पिछले साल, ये अभी भी इतना ही रहेगा, मतलब आउटपुट की वजह से नहीं बढ़ेगा। ये जो प्लस 20% किया हो ना, यहाँ पे प्लस 20% नहीं करूँगा। फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी आउटपुट की वजह से नहीं बढ़ता है, अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगा, क्वेश्चन में बता देगा। तो बताया है कि प्लस हुआ है 33.33% से, तो मैंने प्लस किया, 4,80,000 आया। तो फाइनली अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना, यानी 151,200 और 480, जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे आपका फाइनल खर्चा 631,200। ठीक है, ये आपका ऐसे आया प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। आगे आते हैं, इसको मैं ऐड कर देता हूँ ऊपर वाले प्राइम कॉस्ट में, 13,22,400 में, तो आपका आया 19,53,600। उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये लो, उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो आपका सेकेंड हेड आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इसके आगे आप क्या करोगे, इसमें आप जोड़ दोगे आगे का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो किस नाम से दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम से दिया है, तो मैं वही लिख देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, इसमें भी वैसा ही होगा क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल बताया है, मतलब फिक्स्ड बता दिया है 75%, तो वेरिएबल कितना होगा 25%। ठीक, देखो इसमें कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है, 1,60,000 है वैसे तो, चलो मैं ऐसे बता देता हूँ वापस से फ्लो चार्ट। 1,60,000 का आपका खर्चा है टोटल, इसके आप दो हिस्से करोगे अलग अलग, वेरिएबल 25% है और फिक्स्ड 75% है, तो ये हो जाएगा 40,000, यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000, है ना। अब सेम पहला पॉइंट का भी मत भूलना, आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%, तो आपका जो वेरिएबल वाला है पोर्शन 40,000, वो 20% से बढ़ जाएगा क्योंकि आउटपुट बढ़ गया है। ठीक है, अब आगे देखें तो चौथा पॉइंट है, चौथा 500 बचा है ना, फिर से देखेंगे, तो चौथा बोला था वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%, तो इसको मैं 5% से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड 33.3% से बढ़ा दूँ, नहीं बढ़ाऊँगा। क्वेश्चन का सबसे बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट, यहाँ पे सब लोग गलती करेंगे, सब लोग करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%, मतलब देखो ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज, फिर चाहे वो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हो, फिर चाहे वो वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, फिर चाहे वो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, इन तीनों का जो वेरिएबल वाला पोर्शन होगा वो 5% से बढ़ जाएगा। वेरी गुड। पांचवा पॉइंट क्या बोला है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 33.3%, मतलब जो सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड है ना, फैक्ट्री ओवरहेड यानी वही प्रोडक्शन ओवरहेड, सिर्फ उसका फिक्स्ड वाला पोर्शन बढ़ रहा है। ये वाला जो फिक्स्ड पोर्शन है ना, ये अभी हम कौन सा देख रहे हैं, अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देख रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है वो कहाँ बोला कि बढ़ेगा, बात समझ आ गई क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो वेरिएबल ओवरहेड बोला है, मतलब वो जितने तीन ओवरहेड होते हैं ना, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो तीनों का जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो 5% से बढ़ेगा, और 20% से भी बढ़ेगा क्योंकि आउटपुट बढ़ा है, और 5% भी बढ़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड की,
सेम फिक्स भी तीन होगा। देखो जैसे फैक्ट्री ओवरहेड में का इसका जो फिक्स्ड पोर्शन होगा, ठीक है, एक काम करता हूँ और अच्छे से देखो ऐसे बताता हूँ। तीन ओवरहेड, इधर देखो तीन ओवरहेड, एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड, एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड में भी दो पोर्शन है, वेरिएबल और फिक्स्ड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में भी दो पोर्शन है, वेरिएबल और फिक्स्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी होगा, अभी देखे नहीं है क्या? चलो अभी तो बोला नहीं है, बट देख लेंगे आगे। नहीं बोला है मतलब समझना, मैं बताऊंगा वहाँ पे। अभी मैं समझाने के लिए आपको ले लेता हूँ कि इसका भी वेरिएबल और फिक्स्ड 2 मिनट के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट बोला है ना, फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिखा है, अच्छे से लिखा है वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज। अब भाई कौन सा वेरिएबल बढ़ेगा नहीं बताया, मतलब तीनों बढ़ेगा। ये वेरिएबल भी बढ़ेगा, ये वाला वेरिएबल भी बढ़ेगा और ये वाला वेरिएबल भी बढ़ेगा। तो पहले तो 20% बढ़ेगा, सब 20% बढ़ेगा क्योंकि आउटपुट बढ़ गया है 20% से, प्रोडक्शन बढ़ गया है। और उसके बाद महंगाई बढ़ गई है तो 5% से भी तीनों बढ़ जाएगा और ये भी 5% से बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब बात आती है फिक्स्ड की, पांचवा पॉइंट देखो क्या लिखा है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज ओनली एंड ओनली। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब सिर्फ इसकी बात कर रहा है। देखो आउटपुट की वजह से तो ये बढ़ेगा नहीं, आउटपुट पता है ना, आउटपुट की वजह से नहीं बढ़ेगा, 20% प्लस नहीं होगा, महंगाई है तो ही होगा। तो फिक्स में इसमें सिर्फ 33.3% जोड़ देंगे, तो वो तो हमने जोड़ दिया। तो सर इसका क्या करें, इसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है दोनों को। इसमें आपको देखो ऐसे कर देता हूँ, खाली कुछ नहीं है, ना ही आउटपुट की वजह से बढ़ेगा और ना ही उसमें महंगाई हुई है, महंगाई की वजह से भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई की वजह से सिर्फ पाँचवें पॉइंट में बोला है सिर्फ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बढ़ा है। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है सिर्फ उसका फिक्स्ड वाला पोर्शन बढ़ा है 33% से, बाकी दोनों कुछ नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखो इस बात को, ऐसे गलतियाँ होती है, ऐसे आपको क्वेश्चन को पकड़ना होता है। ठीक है। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करूँ, 1,60,000 भले था, उसमें वेरिएबल पोर्शन कितना है 40,000 और उसमें फिक्स पोर्शन कितना है 1,20,000। तो वेरिएबल को तो पहले आप 20% से बढ़ाओ क्योंकि आउटपुट बढ़ा है, और फोर्थ पॉइंट में बोला है कि वेरिएबल ओवरहेड 5% से बढ़ गया तो वो भी बढ़ा दो। तो ये आपका नया अमाउंट आ गया 40,000 प्लस 20% प्लस 5%, नया अमाउंट आ गया बढ़ा हुआ 50,400। और फिक्स्ड ओवरहेड आउटपुट की वजह से तो बढ़ेगा नहीं और महंगाई की वजह से भी नहीं बढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन का फिक्स्ड ओवरहेड नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ 1,20,000 ही लिख दूंगा और जोड़ दूंगा दोनों को, तो आया 1,70,400। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपका फाइनल आंसर 1,70,400, ठीक है। चलो फेयर में भी प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, कैसे दिखाएंगे। हाँ, इसके नीचे एक लाइन लिखूंगा वेरिएबल की और एक फिक्स्ड की। तो देखो टोटल खर्चा था कितना 1,60,000, तो 1,60,000 का 25% वेरिएबल हो गया और 1,60,000 का 75% फिक्स्ड हो गया। अब बढ़ कौन सा गया, सिर्फ वेरिएबल। पहले 20% बढ़ेगा प्रोडक्शन की वजह से और 5% बढ़ेगा महंगाई की वजह से, और फिक्स्ड वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मतलब जो 75% निकाले 120 आया वो वैसे का वैसा रहेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 170,400 आ गया। इसको मैं ऐड कर देता हूँ फैक्ट्री कॉस्ट में 1953,600 में ऐड कर देता हूँ, तो आपका आया 21,24,000, ठीक है। ये आपका क्या है, थर्ड स्टेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे क्या होता है, ऐड होता है ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस होता है क्लोजिंग फिनिश गुड्स। वो नहीं दिया हुआ है तो बस लाइन छोड़ के चौथा हेड लिख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेम अमाउंट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेम अमाउंट, लाइन खींच दो एक और सेम अमाउंट 21,24, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ोगे, सेलिंग ओवरहेड में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे और ट्विस्ट देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए क्या लिखा है, कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। भले वो अमाउंट कितना है 2,40,000, देखो ध्यान से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2,40,000 है और बताया ही नहीं भाई मैं इसको दो हिस्सों में कैसे बांटूं, कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है मेरे को बताया ही नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या मानोगे पता है कि ये पूरा का पूरा वेरिएबल है,
पूरा खर्चा, कुछ बताया नहीं है ना ब्रैकेट में, कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलोगे कि पूरा अमाउंट वेरिएबल है, मतलब 2,40,000 इट सेल्फ इज वेरिएबल। तो मैं इसी में कर देता हूँ +20%, है ना, ये यही वेरिएबल है, इसके आप दो हिस्से नहीं कर सकते, क्वेश्चन में बताया ही नहीं है कैसे करोगे, तो यही आपका है। 20% आपने बढ़ा दिया प्रोडक्शन की वजह से, और प्लस वही 5% जो फोर्थ पॉइंट है उसको ना भूलना, बोले ना वेरिएबल ओवरहेड 5% बढ़ेगा, तो ये वेरिएबल ही तो है, बताया ना 5% से बढ़ेगा, ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, प्लस 45,200। सर ये कहाँ से आया, इतना तो समझ आया, पिछले साल का खर्चा था 2,40,000, उसमें आपने प्लस किया 20% क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया है, सेल्स बढ़ गया है, फिर आपने प्लस किया 5% क्योंकि फोर्थ पॉइंट बोला है कि महंगाई बढ़ गई, तो आपका खर्चा होना चाहिए 3,02,400, ठीक है, एक बार प्लस किया 20%, एक बार 5%, तो इतना आया। फिर सर आपने ये 45,200 ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से लाया, मैंने बोला क्वेश्चन को आपको इतना अच्छे से पढ़ना है कि जब तक उसका सॉल्यूशन ख़त्म ना हो जाए आपको वो क्वेश्चन मन में याद रहना चाहिए। आपको फर्स्ट पॉइंट याद क्यों नहीं था, फर्स्ट वाला पॉइंट आपको पूरा याद क्यों नहीं था, फर्स्ट पॉइंट में ये तो आपको याद था कि आउटपुट और क्वांटिटी सेल्स क्वांटिटी 20% से बढ़ गई है, उसके आगे ये याद नहीं था कि भाई सेल ऐसे बस मुंह से बोलने से नहीं बढ़ जाता है, आपने क्या किया है, इनकरिंग एन एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 45,200, तो भैया एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कहाँ, यहीं तो जुड़ेगा, और कहाँ जुड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड होता है ना एडवर्टीजमेंट, तो यहीं जोड़ोगे ना, एडिशनल खर्चा, एडिशनल जो लगा वो तो लगा कि पिछले साल 2,40,000 लगा था, वो तो इस साल भी लगेगा, प्लस होगा 20% क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गया है, प्लस होगा 5% क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, और प्लस फिर से होगा 45,200 क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपने सेल्स यूं ही नहीं बढ़ाई है सिर्फ बोल के, आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया 45,200 का, तब जाके बढ़ा है, तो फाइनल खर्चा 347,600, यहाँ लिख देता हूँ 347,600, समझ आया। तो यहाँ पे उसका कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा, 2,40,000 आपका खर्चा पहले से ही था, प्लस किए 20% क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया है, प्लस किए 5% क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस किए 45,200 एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में बोला है, हो गया, इनको ऐड करो, 21 24 में ऐड कर दिया तो आया 24,71,600। ये क्या है आपका पांचवा और लास्ट हेड है, कॉस्ट ऑफ सेल, पांचवा और लास्ट हेड कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, ये फाइनल आंसर, ये लो डबल अंडरलाइन, ठीक, 24,71,600। तो अभी आपका ए पॉइंट हुआ है, बस बी पॉइंट बाकी है, और बी पॉइंट के अंदर भी 4 पॉइंट है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आता है, आता है 8 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, ये भी अभी मैं एक एक आपको हाथ पकड़ के सिखा रहा हूँ ना, तो टाइम लगेगा, जैसे आप इसको सेकेंड टाइम बनाओगे 6 7 मिनट में आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ ए पॉइंट हुआ है, कैलकुलेट हुआ है सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल, एक बार पिछले साल का एक बार इस साल का। अब बी पॉइंट में बोलता है फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 2022-23। देखो पिछले साल देखोगे तो सेलिंग प्राइस कितना था, 125 था, अभी आपको क्या बोलता है बी पॉइंट में, नया सेलिंग प्राइस निकालो, न्यू सेलिंग प्राइस निकालो इन द ईयर 22-23 इन द फॉलोइंग 4 केसेस, 4 अलग अलग केस है, उसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालना। तो चलो केस नंबर 1, if the same amount of profit is to be earned as in 2021-22, यानी अगर जैसे देखो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ गया है ना, चलो इसको क्लोज नहीं करते, कॉस्ट ऑफ सेल आपका आ गया है, या कर देते हैं क्योंकि देखो अलग अलग केस है ना, रहने दो, हाँ पहला केस आओ, बी पॉइंट का पहला केस, बी पॉइंट क्या है कि आपको नया वाला सेलिंग प्राइस निकालना है, उसमें भी पहला पॉइंट क्या बोलता है कि आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना है। तो देखो इस साल का आपका कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, इस साल का कॉस्ट ऑफ सेल अभी तो निकाले, वही तो है 24,71,600, ठीक है, ये इस साल का है, इसमें आप क्या करोगे, प्रॉफिट को ऐड करोगे, प्रॉफिट को ऐड करोगे तो आ तो जाएगा सेल्स, इसमें क्या मेहनत है, सेल आ तो जाएगा, सवाल आता है कि सर प्रॉफिट कितना ऐड करूँ, तो वही तो आपको बताया है पहले पॉइंट में, क्या लिखा है, इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न एज इन 21-22,
यानी पिछले साल आपने जितना प्रॉफिट कमाया था उतना ही आपको इस साल भी कमाना है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से शायद 5 लाख था, देख लेते हैं वापस। हाँ, 5 लाख था पिछले साल का। आप लोग बनाए होगे कॉस्ट शीट, देख लेना। पिछले साल का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना था? 5 लाख था। तो अभी भी उतना ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेरे को कमाना है, यानी 5 लाख कमाना है। तो मैं ऐड कर देता हूँ प्रॉफिट को, आपका सेल्स आ जाएगा। 29,71,600 में आपको पूरा माल बेचना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस। भैया, सेल्स और सेलिंग प्राइस में क्या अंतर होता है? सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स जो अभी आपने निकाली, ये जो है ना, ये देखो मैंने क्या लिखा है, सेल्स 29,71,600 क्या है? सेल्स है, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स है पूरे साल का। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? एक यूनिट को बेचने का एमआरपी, एमआरपी ऑफ वन सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट का आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो भाई डिवाइड कर दो ना यूनिट से, सिंपल सी तो बात है। ये जो आपका सेल्स आया है 29,71,600, इसको आप डिवाइड कर दो यूनिट से, जितने यूनिट्स आप बेचे हो। तो इस साल कितना बेचे हो? 24,000, याद है स्टार्टिंग में बताया था मैंने, 29,71,600 डिवाइडेड बाई 24,000। तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया ₹123.817 ले लो पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को आप इतने रुपए में बेचोगे। अच्छा, 24,000 यूनिट्स कहाँ से आया? इस साल का क्लियर है ना? ये देखो, पहले मैंने पिछले साल का निकाला था, स्टार्टिंग में बताया था, भूला नहीं करो ऐसे। स्टार्टिंग में बताया था 25 लाख का जो टोटल सेल है उसको मैं डिवाइड किया 125 के सेलिंग प्राइस से पर यूनिट से, तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया पिछले साल का कि भैया 25 लाख डिवाइडेड बाय 125, तो 20,000 यूनिट्स आपने पिछले साल बना के बेचे थे, और इस साल क्या है? 20% बढ़ गया है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मैं निकालूँ इस साल का, तो क्या करूँगा? 20,000 यूनिट्स जो था पिछले साल का प्लस 20%, यानी कि 24,000 यूनिट्स मैंने इस साल बना के बेचे हैं। तो इसलिए मैं 24,000 से ही डिवाइड किया यहाँ पे। ठीक है, इस साल का निकालना है ना सेलिंग प्राइस। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आओ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकेंड पॉइंट बोलता है इफ द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी अर्न एज इन 2021-22। फिर से वही बोला, मतलब जितना आपने 2021-22 में कमाया था उतना ही कमाना है, बट अभी बात आ गई है परसेंटेज में। पहले बोला था सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो हमने 5 लाख ऐड कर दिया। अभी बोलता है सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज अर्न, मतलब जितना परसेंट प्रॉफिट आपने कमाया था सेल पे उतना ही परसेंट आपको इस साल भी कमाना है सेल पे, है ना? तो पहले मैं क्या करूँगा, अब देखो ध्यान से, फेयर में दिखाता हूँ आपको। सेकंड पॉइंट में तो पहले परसेंट निकालना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, जो पिछले साल जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मैंने कमाया था उतना ही इस साल भी कमाना है, तो वो परसेंटेज है कितना वो तो पता चले। तो मैं निकाल लेता हूँ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इन 2021-22, है ना? पहले मैं पिछले साल का तो निकालूं, तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ था? देखो परसेंटेज निकाल लेना बहुत आसान है। आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना था? 5 लाख। अच्छा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, यानी सेल्स कितना था पिछले साल का? 25 लाख। और आपको परसेंटेज निकालना है तो पता है क्या करना है, इसको इंटू 100 ऐसे करना होता है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, अगर ये समझ नहीं आता है तो बताना। बेसिक्स ये तो बेसिक मैथ्स है, क्लास 6 का बच्चा करता है ये। अगर मैं उसको बोलूँ बेटा प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सेल के हिसाब से, कि जितना तुमने माल सेल किया है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज निकाल के बता, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, क्योंकि क्वेश्चन ही वही बोल रहा है ना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज 5/25 इंटू 100, यानी कि पिछले साल आपने 20% का प्रॉफिट कमाया था ऑन सेल, तो इस साल भी आपको उतना ही करना है। तो अब आओ इस साल आओ, ठीक है। इन 2022-23 आपको कॉस्ट पता है, देखो चलो वैसी टेबल बनाते हैं ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है। इस साल का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 24,71,600, 24,71,600, है ना? इसमें आप प्लस करोगे प्रॉफिट तो आपका सेल्स आ जाएगा। सेल्स आ जाएगा, ठीक है। चलो प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट कितना निकालना है बताया ना, जितना पिछले साल था उतना सेम परसेंट, 20%। 20% किसका सर? सेल का।
और सेल ही तो नहीं पता है, वही तो निकालना है। अब आप फंस चुके हो। देखो, तो अब इससे निकलना कैसे, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आएगा ये वाला। तो देखो, प्रॉफिट हमको निकालना है 20% ऑन सेल, और सेल ही तो आपको नहीं पता, यही तो फंस गए हो चक्रव्यूह में, है ना। तो अब इससे निकलना कैसे है देखना ध्यान से, क्योंकि आपको कॉस्ट पता है। ऐसा नहीं कि कॉस्ट का 20% निकाल देते हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको सेल का ही 20% निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो सर सेल तो नहीं पता, प्रॉफिट ऐड करेंगे तब तो सेल आएगा, प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल का 20%। फंस चुके हो एकदम बुरी तरीके से। तो अब जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है ना, ऐसे ही आप अपनी कॉपी में बनाना। यहाँ पे लिखना एक्चुअल, यहाँ पे लिखना अज्यूम। ठीक है भाई, जो चीज़ आपको नहीं पता है तो उसको अज्यूम कर लो ना। आपको सेल चाहिए, क्योंकि देखो एट दी एंड, हाँ हमको एट दी एंड सेल चाहिए। कब आएगा, जब प्रॉफिट ऐड करोगे। प्रॉफिट कैसे आएगा, 20% ऑन सेल, वही नहीं पता, सेल ही तो निकालना है। तो ऐसे आप फंस जाओगे ना, जब भी जो चीज़ आपको नहीं पता है आप उसको अज्यूम कर लो। 100 वाला एग्जाम्पल पहले भी आया था, एफिशिएंसी वाला। जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको अज्यूम कर लो कि वो 100 रुपये है। आपको सेल नहीं पता, देखो कॉस्ट पता है, यहाँ पे कॉस्ट को अज्यूम करूँगा क्या, नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो पता है मेरे को कितनी है एक्चुअल में। मैं प्रॉफिट को अज्यूम करूँगा क्या, नहीं, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है कि 20% ऑन सेल है। सेल का मेरे को इतना सा भी हिंट नहीं है, छोटा सा भी हिंट नहीं है कि मेरे को सेल कितना है, नहीं पता है। तो मैं इसीलिए सेल को 100 रुपये मान के चलूँगा, सेल को 100 रुपये मान के चलूँगा। अब तो सब हो सकता है, अब तो सब कुछ हो सकता है। सेल आपको पता है 100 रुपये। अब आप क्या प्रॉफिट बता सकते हो, हाँ बिल्कुल, 20% ऑन सेल बोला है ना, मतलब 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। देखो इसलिए 100 बोला ना, दुनिया का सबसे बेस्ट नंबर है 100, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है ना। तो चलो, मैंने अपने मन से सेल को अज्यूम कर लिया 100, उसके हिसाब से मैंने प्रॉफिट हो लिया 20, 100 का 20% 20। तो अब कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट कितनी होगी, 120 होगी क्या, एकदम गलत। बेटा माइनस करोगे ना, 80 आएगा, क्योंकि देखो अरे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। तो मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ, तो सेल माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट, ये सब बचपन की बातें हैं। सेल में से आप माइनस करोगे प्रॉफिट को तो कॉस्ट आएगा 80 का। ठीक है, अब समझ आया। अब मैं क्या करता हूँ पता है, सीधा सेल्स निकाल के देखता हूँ। हो गया ख़त्म। अब सीधा सेल्स निकल के आ जाएगा आपके पास। देखो इसमें मैं कैसे बताता हूँ, देखो ब्रिटिशर ने क्या किया था याद है आप लोग को, इंडिया में 200 साल तक ब्रिटिशर ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल, मतलब इंडियंस को इंडियन से ही लड़वाते थे। भले नाम था ब्रिटिश आर्मी, बट ब्रिटिश आर्मी में देखते थे तो सारे इंडियन सोल्जर्स ही होते थे। तो उन लोग क्या करते थे, इंडियन को इंडियन से लड़ाए, मतलब डिवाइड एंड रूल। आपको भी वही करना है। ठीक है, ये इंडियन वाला नहीं करना है, जेल हो जाएगी, देशद्रोह का इल्ज़ाम लगेगा। आपको भी वही करना है, इन द सेंस कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करना है। ये देखो, ये कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, उसको आपको डिवाइड करना है अज्यूम वाली कॉस्ट से। सर याद कैसे रखें, अरे याद क्या रखना है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो क्या, प्रॉफिट को प्रॉफिट से कर सकते हो क्या, प्रॉफिट पता ही नहीं है। सेल को सेल से डिवाइड कर सकते हो क्या, सेल आपको पता ही नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप कॉस्ट को ही कॉस्ट से डिवाइड कर सकते हो। तो चलो करते हैं। 24,71,600 ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है, और डिवाइड बाय 80 ये क्या है, अज्यूम की हुई कॉस्ट है। तो दोनों क्या है, कॉस्ट है। तो मैंने बोला ना डिवाइड एंड रूल, मतलब आपस में भाइयों को लड़ाना है, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड कर देना है, ये किया। चलो अब आपको क्या निकालना है, सेल्स निकालना है। मैंने लिखा ही है ना, देखो सेल्स इक्वल्स टू, तो इंटू 100, इंटू 100 एकदम सिंपल। क्यों, क्योंकि मैंने 100 अज्यूम किया था इसीलिए। इंटू 100 इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सेल को 100 अज्यूम किया था। इससे आपका सीधा सेल का अमाउंट आ जाएगा, ये लो 30,89,500, ये आपके सेल का अमाउंट आ गया। चाहो तो यहाँ पुट करके देख लो, 30,89,500। चेक करना है सही है कि गलत है। तो चलो इसी मेथड से मैं एक बार प्रॉफिट निकाल के देखता हूँ, ऐसे रफ में। चलो प्रॉफिट निकाल के देखता हूँ। तो देखो करना वही है, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करना है। तो 24,71,600 डिवाइडेड बाय 80 इंटू, अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना माना था, कितना अज्यूम किया था, 20, इसलिए इंटू 20 होगा। ठीक है, तो अब देखो 24,71,600 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20, तो आपका आंसर आया 6,17,900। इसको मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ, 6,17,900।
अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल आया मतलब मेरा आंसर सही है। मतलब जो कॉस्ट है मेरी 24,71,600, उसमें मैं अगर प्रॉफिट ये जो आ गया अभी अभी आया उसको मैं प्लस करूँ 6,17,900, तो मेरा आंसर आ गया 30,89,500 सेल। इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये वाला मेथड ध्यान रखना, हर कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के हर क्वेश्चन में पूछ सकता है, किसी भी चैप्टर की किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है ये वाला जो मैंने टेबल बनाया और बताया, डिवाइड एंड रूल, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करना है और जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई करो। सेल फाइंड आउट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि 20 का अज्यूम किया प्रॉफिट। समझ आया? तो सेल आ गया 30,89,500। मेरे को तो सेलिंग प्राइस चाहिए, 1 यूनिट का चाहिए, तो डिवाइड कर दो 24,000 से। 30,89,500 को डिवाइड कर दो 24,000 यूनिट से, डिवाइडेड बाय 24,000, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया ₹128.729 पर यूनिट। 1 यूनिट को आप इतने में बेचोगे। ये आपका अभी सेकेंड पॉइंट खत्म हुआ। चलो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है देखते हैं ऊपर जाके। बाप रे इतना नीचे आ गया। देखो क्या बोलता है, if the existing percentage of profit to sales is to be increased by 25%, sorry क्या बोला, if the existing percentage of profit to sales, मतलब जो अभी अभी आपने निकाला था 20%, is to be increased by 25%। चलो निकाल के देखते हैं ना। देखो सेकेंड और थर्ड पॉइंट में सिमिलरिटी क्या है, आपको वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है टू सेल। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोला था कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल है जो 2021-22 में रहेगा सेम रहेगा, सेम मतलब 22-23 में भी सेम रहेगा 20%। अभी तो 20% लिए थे, बट थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है कि वो जो 20% है ना वो 25% से बढ़ जाएगा। तो देखो क्या होने वाला है। अब थर्ड पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। पहले तो वही फिर से निकाल के बता देते हैं कि भाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स कितना है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स वापस से बता देते हैं कितना है। 5 लाख का प्रॉफिट था डिवाइडेड बाय 25 लाख की सेल थी इंटू 100, तो 20% आया था। तो 20% तो पिछले साल का है। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोले कि ये जो 20% है इसको आपको 25% से बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल। तो देखो न्यू निकालना है, पहले कितना था, पहले भैया 20% था, तो सिर्फ 20 लिखो, सिर्फ और सिर्फ 20 लिखो। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इंक्रीज बाय 25% प्लस 25%, 20 लिखना प्लस 25% कर देना, तो फाइनल आंसर ही 25% आ गया। मतलब अगर आप 20 में प्लस करोगे 25% 20 का, देखो 20 का 25% कितना होता है, 5 होता है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं ना, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 20 में अगर 20 का अगर 25% निकालूँ तो वो 5 आएगा, और 20 प्लस 5 कितना हो जाता है 25। मतलब नया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल आ गया 25%। समझ आया? अब फिर से वही टेबल बनेगा, मेरे को सेल्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, देखो कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ तो देखो फिर से अब वही काम करना है आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, तो उसमें मैं प्लस करूँगा प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। और वैसे ही अब 2 कॉलम बनेगा, एक एक्चुअल वाला और एक अज्यूम वाला, क्योंकि मेरे को सेल तो पता ही नहीं है ना। 25% प्रॉफिट तो आप सेल पे ही निकालोगे अभी भी, है ना। तो देखो आपका कॉस्ट ऑफ सेल कितना था, 24,71,600, 24,71,600, जिसमें आपको क्या करना है, प्रॉफिट प्लस करना है 25% ऑफ सेल। और आपको तो सेल ही नहीं पता, तो चलो सेल को ही अज्यूम कर लो 100, प्रॉफिट हो जाएगा 25% यानी कि 25, सेल माइनस प्रॉफिट करो तो कॉस्ट आ जाएगा 75। फिर वही काम करो, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करो और जो भी आपको निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो मेरे को तो सेल्स निकालना है सीधा, प्रॉफिट का क्या काम है, मेरे को तो सेल चाहिए ना। तो 24,71,600 की जो कॉस्ट है वो 75 की कॉस्ट के हिसाब से है इनटू 100, क्योंकि मेरे को सेल निकालना है। तो 24,71,600 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, तो बढ़िया पॉइंट में आया है 32,95,467। ठीक है, और आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना, पर यूनिट निकालना है सेलिंग प्राइस। तो क्या करोगे, ये जो आपका टोटल सेल है
इसको आप डिवाइड कर दोगे 24,000 यूनिट से अगेन, तो कर दिया, ये लो आ गया आपका 137.31 रुपीज़, 137.31 पर यूनिट। ठीक है, फोर्थ और लास्ट पॉइंट, चलो फटाफट करते हैं इसको भी ख़त्म, बहुत कंजट कर गए कब से। फोर्थ पॉइंट, इफ़ प्रॉफिट दिखाई देगा, क्या बोला है, इफ़ प्रॉफिट पर यूनिट 10 रुपीज़ इज़ टू बी अर्न। सबसे आसान तो यही है, क्वेश्चन बोल दिया है इफ़ प्रॉफिट 10 रुपीज़ पर यूनिट इज़ टू बी अर्न। प्रॉफिट का अमाउंट आपको दे दिया है 10 रुपये पर यूनिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल मैं लिखता हूँ वही पुरानी वाली, मतलब इस साल की जो आई है 24,71,600, इसमें आप क्या करोगे, प्रॉफिट को प्लस करोगे, तो प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो यूनिट्स कितने हैं 24,000, उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो सेल आ जाएगा, एकदम आसान। 24,71,600 प्लस 2,40,000, तो आया 27,11,600, ये आपका सेल है, हमको तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो डिवाइड कर दो 24,000 से, जितना आपने बनाया है इस साल 24,000 से डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया ₹112.98 पर यूनिट। ठीक है, बहुत आसान था, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं हाथ पकड़ के एक एक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, बेसिक भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अज्यूम कैसे करते हैं, जैसे ये सीख जाओगे 6-7 मिनट में आपका बन ही जाएगा, मैक्सिमम पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ए बी पॉइंट, बी के चारों पॉइंट सब बन जाएगा फटाफट स्पीड से। ठीक है, चलो आज अभी मतलब इस लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी आगे देखते हैं।